गांव में ननद का बड़ा ढाबा। दिल्ली शहर की एक पॉश कॉलोनी में बने 2 मंजिला मकान के किचन से आवाजें आ रही थीं। रसोई में सास शांति देवी चुपचाप रोटियां बेल रही थी। उनकी बेटी सिया चाय बना रही थी। तभी बड़ी बहू कायरा गुस्से में रसोई में आई। माँ जी, कब तक आप दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी? कब से कह रही हो गांव चली जाओगी, लेकिन आप तो यहीं पैर जमा कर बैठ गई। जब से तुम दोनों आई हो ना, घर का खर्चा ही बढ़ता जा रहा है। बहू, हम कौन सा तुम्हारे लिए बोझ बनना चाहते हैं। जितना बन पड़ता है काम तो करते हैं। काम 2 रोटियां बना देने से कोई एहसान नहीं हो जाता। तभी कायरा की ननद सिया बोली, भाभी माँ से ऐसे बात मत कीजिए। और रही गांव जाने की बात, तो वहाँ कुछ काम नहीं है तो हम वहाँ गुजारा कैसे करेंगी? अगर वहाँ कुछ रोजगार होता तो हम शहर आते ही क्यों? तुम बीच में मत बोला करो। छोटी हो तो जुबान को लगाम लगाकर ही बात करा करो, समझी? उनमें बहसबाजी चली रही थी कि इतने में शांति देवी का बड़ा बेटा विवान ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया। क्या हुआ फिर? सुबह सुबह शुरू हो गए तुम सब? मैं तो बस घर का हिसाब बता रही थी जी। तुम्हारी माँ और बहन को मेरी हर बात बुरी लगती है। माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों का तमाशा बना देती हो। कायरा गलत नहीं कह रही। एक तो पहले रेयांश को यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए और ऊपर से खुद भी चली आई। आप सबके आने से खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ये सुनकर शांति देवी की आंखें भर आईं। विवान, बस अब मैंने सोच लिया है, या तो ये दोनों गांव चली जाएं या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। भाभी, ये घर जितना आपका है उतना ही हम सबका भी है। ये घर मेरे पति ने लोन लेकर उठाया है, उनकी कमाई का है। ये तुम सबका कैसे हो गया फिर ये? और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम भी उनके साथ गांव ही चले जाओ। ये सुनकर रेयांश चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि बड़ी मुश्किल से तो उसके भाई भाभी ने उसे यहाँ रहने दिया है और शहर में किराए पर घर लेना इतना आसान नहीं है। फिर अगले ही दिन शांति देवी और सिया गांव लौट गए। सोचा था बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसने तो अपनी माँ को ही घर से बाहर कर दिया। अच्छा हुआ आज तेरे पिता जिंदा नहीं है बेटी, नहीं तो उन्हें इस बात का कितना दुख होता। माँ छोड़ो ये सब। वैसे भी उस 4 दीवारी घर और घुटन वाले शहर में रखा ही क्या था। यहाँ देखो, अपने गांव में कितनी खुली ताजी हवा और सब कुछ कितना शांत है। चलो अब तुम आंगन में बैठ जाओ, मैं तब तक इस घर की सफाई कर लेती हूँ। कई महीनों से बंद रहने के कारण कितनी धूल मिट्टी हो गई है इसमें। शांति देवी एक कोने में बैठ गईं। उनकी दीवारों का रंग उतर चुका था। पूरे घर में धूल मिट्टी थी। आंगन में घास उगाई थी। सिया ने झट से झाड़ू उठाया और साफ सफाई में लग गई। उस रात पड़ोसन ने उन्हें खाना दे दिया, जिसे खाकर वो दोनों सो गईं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शांति देवी के पास थोड़े बहुत पैसे जमा थे, जिससे उसने पहले घर में राशन पानी भरवा लिया। बेटी, ये पैसे तो कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हमें कुछ न कुछ काम करना होगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, मैं हूं ना। मैंने सोच लिया है। पापा का जो ढाबा था ना, उसे मैं फिर से शुरू करूंगी। तुम तो जानती हो मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। जब मैं शहर में उस मुई भाभी के लिए रोज स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ, तो फिर अपने गांव वालों के लिए क्यों नहीं? लेकिन बेटी, तुम क्या ये कर पाओगी? माँ, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? तुझ पर तो मुझे पूरा भरोसा है। मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं उसे मैं तेरे काम में लगा दूंगी। तू बस अपना काम शुरू कर। माँ का साथ मिलने पर अब सिया ने अपने पापा के बनाए हुए बड़े से कच्चे मिट्टी के ढाबे के काम को फिर से शुरू कर दिया और अब उसमें खाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में गांव के कुछ लोग आने लगे। सब खाने की तारीफ करते, लेकिन उनका ढाबा बहुत पुराना दिखता था। उसमें ना कोई सजावट, ना अच्छी कुर्सियां, इसलिए बाहर से आने वाले लोग रुकते ही नहीं थे। सिया हर शाम ढाबे के बाहर बैठकर गुजरती गाड़ियों को देखती रहती। काश लोग एक बार अंदर आकर खाना खा लेते, लेकिन यहाँ तो कोई गाड़ी रुकती ही नहीं। जैसे तैसे सिया का ढाबा चल रहा था, जिससे वो अपनी रोटी का गुजारा निकाल रही थी। यूं ही दिन बीतते गए। उधर शहर में रेयांश की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। उसी कंपनी में काम करते हुए उसकी मुलाकात अद्विका नाम की एक लड़की से हुई, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज रखती थी। दोनों में कुछ दिनों की मुलाकातें प्यार में कब बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। फिर कुछ महीनों बाद रेयांश अद्विका को ब्याह कर घर ले आया। कायरा ने गुस्से में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब तो शादी हो गई तुम्हारी देवर जी, कम से कम अब तो अपना अलग घर ले लो। ये सुनकर रेयांश को बड़ा अजीब लगा और अब उसने किराए का एक कमरा ले लिया, जिसमें वो अद्विका के साथ रहने लगा। अब दोनों नौकरी करते थे, इसलिए मिल बांटकर घर खर्च चल जाता था। यूं ही दिन बीते। फिर एक रोज, रेयांश, एक बात समझ नहीं आती, जब तुम्हारे भैया का घर है शहर में, तो फिर तुम्हारी माँ और बहन गांव में अकेले क्यों रहते हैं?
फिर रेयांश ने अद्विका को सारी बात बताई, जिसे सुनकर अद्विका को बड़ा बुरा लगा। ये सब बताते हुए रेयांश की आंखें नम हो गई। रेयांश, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए गांव चले। मैंने गांव के बारे में बस किताबों में ही पढ़ा है, लेकिन कभी देखा नहीं। इसी बहाने हम माँ जी और ननद जी से भी मिल लेंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। वैसे भी मेरा बड़ा मन था गांव जाने का। हम कल ही ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देंगे। ऑफिस से छुट्टी मिलने पर दोनों गांव की ओर चल पड़े। बस से उतरते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हरे भरे खेत, आम के पेड़, कच्ची गलियां, ये सब कुछ अद्विका को बहुत अच्छा लगा। रेयांश को देखते ही दोनों की आंखें भर आईं। रेयांश बेटा। अपनी छोटी बहू को देखकर शांति बड़ी खुश हुई, लेकिन सिया ज्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी उसकी बड़ी भाभी जैसी ना निकले। लेकिन अद्विका ने तो आते ही जैसे उस घर को अपना लिया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन में अद्विका ने पूरा गांव घूमा। फिर तीसरे दिन सुबह जब सिया अपने ढाबे पर काम कर रही थी, तो अद्विका भी उसके ढाबे को देखने वहां पर पहुंची, जहां मुश्किल से 2 ग्राहक ही बैठे हुए थे। सिया बेटी, मुंह क्या देख रही है? तेरी छोटी भाभी पहली बार तेरे ढाबे पर आई है, इसे कुछ अपने हाथों का खाना तो चखा। सिया ने बेमन से अपनी भाभी को खाना परोसा। अद्विका ने पहला कौर खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह सिया, अमेजिंग। आपको पता है माँ जी, ऐसा खाना तो मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। क्या स्वाद है अपनी सिया के हाथों में। सही कहा बेटी, स्वाद तो है। खाना प्यार से बनाओ तो स्वाद अपने आप आ जाता है, लेकिन क्या फायदा, सारा दिन उन लोगों की तरह ग्राहक की बाट में बैठे रहो, तब जाकर मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते हैं। फिर अद्विका ने पूरे ढाबे को ध्यान से देखा, जो कि काफी बड़ी जगह पर बना हुआ था। वहां का खाना तो शानदार था, लेकिन उसमें रखा सामान काफी पुराना था। उसमें पुरानी टूटी मेजें, उखड़ी हुई पुताई, धुंधला बोर्ड और कोई सजावट नहीं थी। उस गांव के अलावा किसी को उस ढाबे की ज्यादा जानकारी नहीं थी। अद्विका ने बाहर सड़क पर नजर डाली तो सामने रोड था, जहां से दर्जनों गाड़ियां बिना रुके निकल रही थीं। समस्या खाने में नहीं, इस ढाबे में है और लोगों तक पहुंचने में है। ननद जी, अगर आप चाहें तो मैं इस ढाबे को पूरी तरह बदलना चाहती हूँ। वो कैसे? सबसे पहले ढाबे का नया बोर्ड, इसकी नई पुताई होगी, मिट्टी के कुल्हड़, बांस की सजावट, देसी थीम, साफ यूनिफॉर्म और सबसे बड़ी बात, हर दिन सोशल मीडिया पर छोटी छोटी रील्स। रील्स से क्या होगा? आज लोग पहले मोबाइल पर खाना देखते हैं, फिर ढाबे पर आते हैं, और मैं जानती हूँ ये आइडिया काम करेगा और ग्राहकों को यहाँ तक ले आएगा। मैंने ऐसे कई ढाबे और रेस्टोरेंट्स देखे जो इंटरनेट की वजह से मशहूर हो गए थे, और इसके लिए जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो प्यारी ननद जी, तुम्हारी भाभी नौकरी करती है, थोड़ी बहुत सेविंग तो मैंने की ही है। अब अगले दिन से वो सभी ढाबे के रेनोवेशन में लग गए। पुरानी दीवारों पर चूना कराया गया, रंग बिरंगी पेंटिंग बनाई गई, मिट्टी के गमले लगाए गए, बांस की टेबल सजाई गई और साथ ही लाइट म्यूजिक और लैंप से सजावट भी की गई। फिर अद्विका ने सिया को खाना बनाते हुए तवे पर छनकते पराठे, मक्खन पिघलती दाल, मिट्टी के कुल्हड़ में लस्सी और ग्राहकों की मुस्कान के छोटे छोटे वीडियो बनाए, और हर वीडियो के साथ लिखा, गांव का सबसे सादा लेकिन सबसे स्वादिष्ट ढाबा। कुछ ही दिनों में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। लोग दूर दूर से सिर्फ रील देखकर ढाबे पर आने लगे। रील वाला ढाबा यही है ना? सिया ने हैरानी से देखा। थोड़ी ही देर में 10, फिर 20, फिर 50 लोग ढाबे के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। अब तो उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां वहां जरूर रुकती। भाभी, ये सब हमारे ढाबे पर आए हैं? हाँ मेरी प्यारी ननद जी, मैंने कहा था ना, अच्छा काम दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। अब मेरी ननद का गांव का ढाबा दिन पर दिन और तरक्की करता जाएगा। अब रोज लंबी लाइनें लगने लगी। कई बड़े फूड ब्लॉगर भी वीडियो बनाने आने लगे। अब तो ढाबे पर सुबह से रात तक इतनी भीड़ रहने लगी कि गांव के कई लोगों को वहीं रोजगार मिल गया। ये सब तरक्की देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आपने मेरा ढाबा ही नहीं, मेरी किस्मत बदल दी। सिया, मेहनत तुम्हारी थी, मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहनत दुनिया को दिखा दी। मुझे माफ करना भाभी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा आप भी कहीं बड़ी भाभी जैसी ना निकलो, लेकिन आप तो इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हैं। सिया ने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। अगर मेहनत सच्ची हो और साथ में सही सोच मिल जाए तो पुराना ढाबा भी लाखों लोगों की पहली पसंद बन सकता है। Thanks for watching.